मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम काव्यांश से जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित है उषा। उसका अध्ययन करेंगे, उसका पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कवि परिचय जान लीजिए, इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो हुआ था वो 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उस समय बेटा जो आपका उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, तो देहरादून में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा था, अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो प्रमुखता लिए जाते हैं जिनके नाम वे हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। ये सारी तो इन्होंने रचनाएं रची हैं। इसके अलावा इन्होंने एक डिक्शनरी जो कोश जो उर्दू हिंदी कोश है, मतलब जैसे आप लोगों की डिक्शनरी होती है हिंदी टू इंग्लिश होती है, इंग्लिश टू हिंदी होती है, वैसे ही इन्होंने उर्दू शब्दों का एक हिंदी कोश का संपादन भी किया है। जो सम्मान मिले हैं, जो इनको पुरस्कार मिले हैं, वो साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान सहित कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। बेटा इनका अहमदाबाद में सन 1993 में निधन हो गया था। अब इनके बारे में ये जानिए कि ये किस प्रकार के लेखक थे, किस प्रकार के कवि थे। बेटा खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। ये कहते थे खुद ये स्वयं को मानते थे कि उर्दू और हिंदी का दोआब मतलब उसके बीच के हिस्से में जितना उर्दू को महत्व देते थे उतना ही हिंदी को भी महत्व देते थे। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियता की है। ये संधि जो है, ये जो मिलन कर रहे हैं, ये जो मिल रहे हैं, ये एक तरफ साहित्य, चित्रकला और संगीत का मिलन है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता, मतलब जो दृश्य है और जो अदृश्य है, जो इंद्रियों के समक्ष है और जो इंद्रियों से परे है। विचारों के स्तर पर जो इनके विचार थे, जिस तरीके की इन्होंने रचनाएं रची हैं, विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी थे। मतलब विचार जो इनके थे प्रगतिशील थे, जो मतलब जैसे हमारा समय परिवर्तित होता है, जो परिस्थितियाँ आती हैं उसके अनुकूल समाज मतलब कहा जाए देश काल परिस्थिति के अनुसार इनकी रचनाएं होती थी। और शिल्प के आधार पर अगर देखा जाए तो कोई लीक से हटकर इन्होंने हमेशा प्रयोग धर्मिता को अपनाया है। जो शुरुआत से चली आ रही हैं उसके अलावा भी इन्होंने इसमें कई प्रयोग किए हैं। उनकी ये बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। अब जो इन्होंने अपने शब्दों से ही इसमें कई तरीके के अपनी कविताओं में रंग भरे हैं। अब इस बारे में जान लीजिए, इस कविता के बारे में जान लीजिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रयोगवादी जो कविता है, क्योंकि ये प्रयोगवाद के क्या है कवि हैं। इनके जो शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई, नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। कहने का आशय ये है कि ये जो अपनी कविताएं, जो भी इन्होंने रचनाएं रची हैं, उसमें इन्होंने नए नए प्रतीकों का, नए नए उपमानों का, नए नए बिंबों का, बिंब मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंब। इसके अलावा नए प्रतीक जो आज तक के चले आ रहे थे, जैसे अगर हम कहें कि अगर आपने कहा है कि चंद्रमा जैसा मुख, एक आपने मुख की जो उपमा दी है वो चंद्रमा से दी है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग उपमानों का भी प्रयोग किया है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। प्रयोक्ता मतलब प्रयोगवादी कवियों ने किया। उसी प्रकार इन्होंने भी किया। जो पुराने उपमान चले आ रहे थे तो इन्होंने उसको भी एक नए अर्थ के साथ उसमें भी चमक भरी है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। इन्होंने जो अपने सामने जो इन्होंने देखा, जो हमारा समाज था, उसी इसको किसी न किसी एक चीज़ को लेकर इन्होंने रचनाएं रची। अब इस कविता के बारे में जानिए। ये जो कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं,
ये एक भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। मतलब कवि मानता है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमने सुबह का जो सौंदर्य होता है, जो भोर का समय होता है, जो बिल्कुल सूर्य उदय का समय होता है, उस केवल ये उसी का सौंदर्य मात्र है। उसके भीतर उसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें समाज में हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो चीज़ भी, उसका भी उल्लेख इन्होंने किया है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। अब ये जो इन्होंने उषा जो कविता इन्होंने लिखी है, यहाँ पर उषा का तो चित्रण वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि गांव में जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर सुबह जब होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ग्रामीण परिवेश का यहाँ पे इन्होंने चित्रण किया है, शहरी क्षेत्र की बजाय। अब वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं, कहते हैं वहाँ सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। देखो सारी चीज़ों की इन्होंने बातें बोली हैं। कहते हैं वहाँ सिल है, आपने देखा होगा जब मसाले या कोई चटनी बनाते हैं तो सिलबट्टे का प्रयोग होता है, तो सिल वही वाला सिल है। राख से लीपा हुआ चौका है, जब भोजन बनाने के बाद जो घर की महिलाएं हैं उस चूल्हे को क्या करती हैं, राख से लीप देती हैं। और है स्लेट की कालीमा, और स्लेट पर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, कॉपी और पेन तो वहाँ पे इतना नहीं होता है, लेकिन आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले के समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या था, स्लेट पर लिखते थे, और स्लेट में लिखने के लिए एक खड़िया होती थी, खड़िया चौक होती थी, वो चौक की जैसे ही वो कार्य करता था, तो उससे वो लिखते थे। अब ये बताता है कि स्लेट की कालीमा पर, जो स्लेट है काले रंग का है, उस पर वो चाक से क्या कर रहे हैं, रंग मल रहे हैं। कौन, बच्चे हैं, जो घर के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। कह रहे हैं कि यहाँ पर भोर का समय है, दिन की शुरुआत का चित्रण है, इसमें कई रंग हैं, गति है, और भविष्य को लेकर मतलब चिंता नहीं है, भविष्य को लेकर आशाएं हैं, आशा की किरण है, और ऐसी किरण है जो कालीमा को चीर कर आती है। मतलब लोगों के भीतर भी क्या है, नया नया जोश है। अब इस कविता का हम पाठ करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। बेटा ध्यान से समझिएगा, अलग अलग चित्रण हैं, अलग अलग बातें कही हैं। वो कहते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला। देखिए, कहते हैं कि जो प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि क्या कह रहा है कि सूर्योदय जो है, जो सूर्योदय से पहले का जो भोर का समय है, वो आसमान, उस समय का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, वो भोर का जो समय था, उसका जो आसमान था वो नीले शंख जैसा लग रहा था। और राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, और आकाश का जो रंग था वो रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी राख से लीपा हुआ चौका हो। अब कवि क्या कहते हैं कि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है। वो कहता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी, मतलब आकाश ही है, आकाश रूपी काली सिल, देखो दूसरा बोल रहा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे
धुल गई हो। अब दूसरा बिंब प्रस्तुत कर रहा है, वो कहते हैं कि जो उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अब ये जो आकाश है वो काली सिल हो गया और जो लाल केसर है वो सूर्य की किरणें हो गई। अब सूर्योदय के समय का समय है, उसका चित्रण कर रहा है कि सूर्योदय होने वाला है, उसके पूर्व का समय है। तो कहता है कि वस्तुतः यह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हुई लालिमा युक्त आभा का बिंब है। जो कह रहा है ना लाल केसर से, वो ऐसा कह रहा है कि जो लाल केसर है वो क्या है, वो सूर्य की आने वाली किरणें हैं। ऐसी लग रही हैं मानो कि उसने उन लाल किरणों ने, उस लाल केसर ने आकाश रूपी काली सिल को क्या कर दिया है, धुल दिया है। अब तीसरा एक बिंब ये प्रस्तुत कर रहे हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या फिर वो एक अलग बिंब कहते हैं कि ऐसा भी लग रहा है कि किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चाक मल दी हो। कहने का मतलब है स्लेट क्या हो गया, वो आकाश। यहाँ पे सिर्फ आकाश के लिए ये बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। वो कहते हैं तीसरा बिंब, वो कहते हैं कि आकाश क्या है, वो काली स्लेट है और उस स्लेट पर मानो किसी ने लाल खड़िया से, मतलब वैसे तो चौक सफ़ेद रंग की है लेकिन उस पर बच्चों ने क्या कर दिया है, लाल चौक से उस पर किसी ने कुछ मल दिया है, उसमें कुछ अंकित कर दिया है, उसमें कुछ लिख दिया है। तो 3 चीज़ें हो गई। अगला क्या कहता है, मतलब यहाँ पे अलग अलग चित्र प्रस्तुत कर रहा है। अब अगला चित्र वो क्या प्रस्तुत करते हैं, नील जल में है या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब जो कवि है उषा के इस समय के चित्र को प्रस्तुत करने के लिए एक अन्य उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में, आकाश है उसको नीला जल कह रहा है, आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की। अब वो युवती कौन है, उषा। उषा कौन है, मतलब जो सुबह सुबह भोर का जो समय है। किसी युवती की गोरी देह है, जो उसका गोरा शरीर है, झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। अब देखो अलग ये उपमान प्रस्तुत कर रहे हैं, नीले जल में मतलब नीले आकाश में ऐसा लग रहा है कि जैसे जब उषा का आगमन होता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले जल में जो एक युवती है, वो युवती कौन है, वो उषा है, उसका जो प्रभाव उस नीले जल पर पड़ रहा है और वो हिलती हुई जान पड़ती है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इस वर्णन के पश्चात वो संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि जो है उषा के इस जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है। वो कहता है कि मैं इतना सुंदर वो चित्र मुझे लग रहा था, वो सुबह सुबह का जो भोर का आकाश था वो मुझे इतना अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि उससे अब क्या हुआ, सूर्योदय हो चुका है, सूर्य की किरणें बाहर निकल आई हैं, तो अब उसके जादू से मेरा मोह भंग हो गया है और क्या हो गया, जादू परिदृश्य के सम्मोहन से वो टूटने की बात करता है। और कहता है, बताता है कि इन सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति परिवेश में अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो आपने क्या देखा, जो आसमान है राख से लीपे हुए गीले चौके और लाल केसर से धुली काली सिल के जैसा दिखाई पड़ता है। अब इस बिंब में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा, जो गांव की महिलाएं होती हैं, भोजन बनाने के पश्चात चौके की लिपाई करने तथा सिल पर केसर पीसने की क्रिया का आभास होता है। इस कविता से आपको सारा आभास हो रहा होगा ग्रामीण परिवेश का। काले रंग की स्लेट पर लाल खड़िया मलने, मतलब कुछ बच्चे हैं जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से जैसे आकाश के दृश्य की तुलना करना, दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। आपने देखा होगा जैसे ही सुबह होती है तो बच्चे भी पढ़ाई के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं, वो भी अपनी स्लेट लेके निकल पड़ते हैं और उसे लाल खड़िया, अब यहाँ पे तो किरणों के लिए कहा गया है, वो खड़िया से कुछ ना कुछ उस पर अंकित करते हैं। तो यहाँ पर उसके समान बताया गया है आकाश को, भोर के समय को। तो
हम दोनों से मैच कर रहे हैं, दोनों से मिलान कर रहे हैं। एक तरफ ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया जा रहा है और उसी का मिलान हम क्या कर रहे हैं, भोर के आकाश को कर रहे हैं। अब ये आपने देखा कि कई चीज़ें उसने, कई उपमान, नए उपमान का प्रयोग किया, नए प्रतीकों का प्रयोग किया। तो अब भाव सौंदर्य अगर आपका आता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? कविता हमारी बहुत छोटी है बेटा, इसमें अगर वो देगा तो 4 पंक्तियाँ अगर कुछ भी देता है तो आप क्या लिखेंगे? आप पहली चीज़ ये लिखेंगे कि भाषा जो है वो सहज है और संस्कृत निष्ठ हिंदी है, इसमें संस्कृत के शब्दों आए हैं। और दूसरा, बिंबात्मक भाषा में रचित इस कविता में मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब मुक्त छंद क्या होता है? जब आप देखते हैं कि ये किसी भी छंद में रचित नहीं है, इसमें कोई भी नियम या हमने कोई भी चीज़ों को, मात्राओं का ध्यान नहीं रखा है, वर्णों का ध्यान नहीं रखा है, मुक्त छंद है, कहने का अर्थ है आपके जो शब्द हैं वो तुकांत नहीं है। देखिए, कोई भी पंक्ति है, पहली पंक्ति हमारी जैसे पे ख़त्म हो रही है तो दूसरी नभ पे, तीसरी चौका में तो चौथी है में, इस प्रकार कोई भी तुकांत शब्द नहीं है। तो ये आपका क्या है, मुक्त छंद में लिखी गई है। फिर आप देख रहे हैं, फिर आप क्या लिखेंगे? इसके अलावा आप लिखेंगे कि विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग दिख रहा है। अब अलंकार कौन कौन से हैं वो आपको बताने भी पड़ेंगे। जैसे भोर का नभ, अब भोर का नभ में क्या हो गया, जैसे जैसे आया है ना, तो आप जहाँ पे क्या होता है, उपमान का उपमेय के साथ इतना घनिष्ठ संबंध बता देते हैं कि उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे आकाश को हमने, भोर के नभ को हमने कितने सारी चीज़ें नीले शंख के समान बता दिया, उसी में हमने उसकी पूरी संभावना व्यक्त कर दी है। तो यहाँ पर क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर बहुत काली सिल, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, यहाँ पर बहुत काली सिल में क्या है, उपमा अलंकार है। नील जल में हिल रही हो, इस पूरी पंक्ति में क्या है, या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जैसे जैसे आ रहा है। अब उषा का क्या है, मानवीकरण भी हुआ है। उषा को हम क्या कह रहे हैं, युवती के समान बता रहे हैं, मानव के समान बता रहे हैं। तो उषा क्या है आपकी, तो ये किरण है, सूर्य की किरण है, लेकिन उसको हम नायिका के रूप दे रहे हैं, उसका गोरी देह बता रहे हैं, तो मानवीकरण भी हुआ है, मानवीकरण अलंकार भी हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे इसके शिल्प सौंदर्य में। बेटा ये जो हमारा पाठ था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर हैं जो हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेहिचक पूछिएगा। थैंक यू बेटा।